पंचवटी के घने और शांत जंगलों की कल्पना कीजिए। पेड़ों के बीच में एक छोटी सी कुटिया, और वहां राम, सीता और लक्ष्मण अपना वनवास शांति से गुजार रहे हैं। एकदम शांत माहौल। हाँ, पर ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। बिल्कुल। आज हम रामायण की एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जो एक बहुत ही अजीब, लगभग एक डार्क कॉमेडी जैसे सीन से शुरू हुई। हाँ, और अचानक एक भयानक हिंसा में बदल गई। सही कहा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शूर्पणखा के घमंड और राम लक्ष्मण के एक क्रूर मजाक ने कैसे एक छोटी सी झड़प को एक पूरे राक्षस वंश के विनाश की वजह बना दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरी लंका में आग लगा दी। अच्छा। अक्सर लोग इसे कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो ये रामायण के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक है। तो चलिए इस सीन को थोड़ा खोलकर देखते हैं। कहानी शुरू होती है रावण की बहन शूर्पणखा के आने से। वो जंगल में घूम रही थी और अचानक उसकी नजर राम पर पड़ती है, पर वो अपने असली भयानक राक्षसी रूप में उनके पास नहीं जाती। नहीं, वो माया का इस्तेमाल करती है। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि उसने माया का इस्तेमाल किया और खुद को एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल लिया। और यहाँ पे माया शब्द बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भेस बदलना नहीं है। नहीं, ये धोखे का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। वो जानती थी कि उसका असली रूप देखते ही उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, इसलिए उसने सुंदरता का एक मुखौटा पहना। सही बात है। ये उसकी मंशा को और ज्यादा कपटी बना देता है। बिल्कुल, वो जो चाहती है उसे पाने के लिए अपनी असलियत छुपाने को तैयार है। और उसका इरादा तो बिल्कुल साफ था। वो राम को देखकर इतनी आकर्षित हुई कि बिना कुछ सोचे समझे सीधे उनके पास चली गई। हाँ, कोई झिझक नहीं, कोई भूमिका नहीं। और उसने सिर्फ शादी का प्रस्ताव ही नहीं रखा, बल्कि आते ही सीता का अपमान भी कर दिया। उसने सीता को एक मामूली तुच्छ इंसान कहा, जो राम जैसे महान योद्धा के लायक ही नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यही है, उसका ये सीधापन या आत्मविश्वास उसके राक्षसी स्वभाव को दिखाता है, भले ही वो एक सुंदर रूप में थी। मतलब उसका बर्ताव उसके रूप से मेल नहीं खा रहा था। बिल्कुल नहीं, वो अपनी इच्छा तुरंत जाहिर करती है, जो उस समय के सामाजिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। वो एक राजकुमारी है, रावण की बहन है, और उसे लगता है कि वो जो चाहेगी उसे मिल जाएगा। वो पूछने नहीं बल्कि लेने आई है। अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी अजीब हो जाती है। आमतौर पर कोई भी योद्धा, खासकर जब उसकी पत्नी का अपमान हो रहा हो, तो गुस्से में आ जाता। हाँ बिल्कुल, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने मुस्कुराते हुए एक व्यंग्यात्मक खेल खेलने का फैसला किया। एक तरह का डार्क ह्यूमर था जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। हाँ, राम का जवाब बने, वो उसे सीधे ना नहीं कहते। नहीं, वो स्थिति को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। ये एक शक्तिशाली राक्षसी को नीचा दिखाने और उसके घमंड को तोड़ने का एक तरीका था। अच्छा। वो उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि और उपहास से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे दिखा रहे हैं कि तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन हम तुमसे ज्यादा चतुर हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हम राम और लक्ष्मण के इस व्यवहार को सिर्फ एक मजाक कहकर सही ठहरा सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये। आज के नजरिए से देखें तो ये एक शक्तिशाली महिला का सार्वजनिक अपमान जैसा लगता है। क्या उस समय के हिसाब से ये सामान्य था, या ये राम के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले चरित्र पर एक सवाल खड़ा करता है? देखिए, उस समय के योद्धा धर्म के नजरिए से दुश्मन को छल, बल या बुद्धि किसी भी तरह से हराना जायज माना जाता था। ठीक है। राम ने यहाँ शारीरिक बल की जगह एक साइकोलॉजिकल खेल को चुना। शायद वो उसे बिना हिंसा के वापस भेजना चाहते थे, लेकिन ये भी सच है कि ये खेल बहुत खतरनाक था। और इसके परिणाम तो यही दिखाते हैं। हाँ, इसके परिणाम दिखाते हैं कि कभी कभी शब्दों के घाव तलवार से भी गहरे होते हैं। तो उन्होंने खेल शुरू किया। उनके शब्द थे, हे सुंदरी, मैं तो शादीशुदा हूँ, एक पति को साझा करना तुम्हारे लिए दुखदाई होगा। यहाँ तक तो ठीक था, एक विनम्र अस्वीकृति। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने पासा फेंका। उन्होंने आगे कहा, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वो सुंदर है, बलवान है और इस समय अपनी पत्नी के बिना है। और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था। नहीं, ये एक मजाक की शुरुआत थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये राम और लक्ष्मण के बीच का गहरा तालमेल भी दिखाता है। मतलब एक साइलेंट कम्युनिकेशन। बिल्कुल, एक खामोश संवाद। राम को पता था कि लक्ष्मण उनके इस इशारे को तुरंत समझ जाएंगे और इस खेल को वो आगे बढ़ाएंगे।
उन्होंने शूर्पणखा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और शूर्पणखा जो अपने ही घमंड में चूर थी, इस खेल को समझ ही नहीं पाई। नहीं समझी। उसने राम की बातों पर यकीन कर लिया और लक्ष्मण के पास चली गई। उसे लगा उसकी इच्छा बस पूरी होने ही वाली है। उसका अहंकार। हाँ, उसका अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। उसे ये ख्याल ही नहीं आता कि कोई उसका मजाक उड़ा सकता है। उसे लगता है कि राम ने गंभीरता से उसे एक विकल्प दिया है। बिल्कुल। और जब वो लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण ने इस क्रूर मजाक को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने राम से भी ज्यादा तीखा व्यंग किया। उन्होंने कहा, तुम मुझे क्यों चाहती हो? मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ। और फिर जो उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम एक सेवक की दासी बन जाओगी। तुम जैसी राजकुमारी के लिए यह सही नहीं है। वापस राजा के पास जाओ। इस बातचीत का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। उसे एक गेंद की तरह एक दूसरे के पास फेंका जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था। नहीं, ये उसके स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ा हमला था। उसे सेवक की दासी कहना रावण की बहन के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता था। सही बात है। उन्होंने उसकी पहचान, उसके दर्जे, उसके वंश, सब पर सवाल उठा दिया। और मुझे लगता है कि यहीं से चीजें हाथ से निकलनी शुरू हो गईं, क्योंकि अपमान जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सामने वाले के पास हिंसा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सही कहा। और यहीं पर कहानी का निर्णायक मोड़ आता है। शूर्पणखा को आखिरकार एहसास होता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे समझ आ गया कि ये दोनों भाई उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसके साथ खेल रहे हैं। और जिस पल उसे ये सच्चाई पता चली, वहीं से सब कुछ बदल गया। एकदम। उसकी वासना और आकर्षण तुरंत भयानक गुस्से में बदल गया। स्रोत बताते हैं कि वो गर्जना करती है और अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है। विशालकाय आकृति, नुकीले पंजे, बड़े बड़े दांत। हाँ, उसका सुंदर मुखौटा टूटकर गिर गया था और अब सामने केवल नफरत और हिंसा थी। उसने तय कर लिया कि सारे अपमान की जड़ सीता है। वो चिल्लाई, मैं अभी इस औरत को खा जाऊंगी, और सीधे सीता पर झपटी। ये वो क्षण है जहां सारा खेल खत्म हो जाता है और असलियत सामने आती है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या राम और लक्ष्मण ने स्थिति की गंभीरता को कम आंका था, या वे जानबूझकर उसे इस हद तक उकसा रहे थे कि वो अपना असली रूप दिखा दे? ये एक अच्छा पॉइंट है। कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि वे उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, जबकि अन्य मानती हैं कि उनका मजाक हाथ से निकल गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो सीता पर हमला कर देगी। जो भी हो, अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कॉमेडी थी वो अब हॉरर में तब्दील हो गई थी। हाँ, सीता की जान खतरे में थी। और राम तुरंत लक्ष्मण को हस्तक्षेप करने के लिए चिल्लाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अब शब्दों का खेल खत्म हो चुका है, अब बल का प्रयोग करना ही होगा। और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया उतनी ही तेज और निर्णायक थी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि उस समय के योद्धा धर्म के अनुसार एक महिला की हत्या करना पाप माना जाता था, चाहे वो राक्षसी ही क्यों न हो। हाँ, लक्ष्मण इस धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसीलिए लक्ष्मण ने उसे मारा नहीं। स्रोतों के अनुसार उन्होंने उसे अपमानित करने का फैसला किया, एक ऐसा अपमान जो मौत से भी बदतर हो। बिल्कुल। एक ही तेज वार में उन्होंने शूर्पणखा की नाक और उसके कान काट दिए। इस सजा का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी। नहीं। प्राचीन समाजों में नाक और कान काटना किसी की इज्जत और पहचान को हमेशा के लिए छीन लेने जैसा था। अच्छा। ये एक जीवित व्यक्ति को समाज में मृत के समान बना देता था। ये एक संदेश था कि तुमने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अब तुम सम्मान के लायक नहीं हो। तो ये हत्या से भी क्रूर सजा मानी जाती थी। हाँ, बिल्कुल। ये आज के कैंसल कल्चर जैसा लगता है, जहाँ किसी को सामाजिक रूप से मिटा दिया जाता है। बिल्कुल सही तुलना है। नाक कान काटना उस युग का एक तरह से फिजिकल कैंसलेशन था। उसे समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा गया। और इसी अपमान को शूर्पणखा ने एक हथियार बना लिया। हाँ, वो खून से लथपथ चीखती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और फिर लंका में रावण के पास। तो उसकी कटी हुई नाक सिर्फ उसकी हार का प्रतीक नहीं थी, वो पूरे राक्षस वंश के अपमान का प्रतीक बन गई। और इस एक हिंसक कृत्य के परिणाम बहुत दूर तक गए। शूर्पणखा ने रावण को उकसाया, उसे बताया कि दो इंसानों ने उसकी ये हालत की है और उनकी पत्नी सीता बहुत सुंदर है। उसने रावण के अहंकार को चुनौती दी। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक क्षण का अहंकार, एक क्रूर मजाक और एक हिंसक प्रतिशोध, उसने उस महाविनाश की नींव रखी
जिसे हम रामायण के युद्ध के रूप में जानते हैं। सही कहा। शूर्पणखा का पर्सनल अपमान ही रावण के क्रोध का कारण बना और उसी क्रोध ने सीता के हरण और अंततः लंका के विनाश को जन्म दिया। तो ये छोटी सी घटना, हाँ, ये छोटी सी घटना पूरे राक्षस वंश के विनाश का ट्रिगर पॉइंट बनी। तो आज हमने देखा कि कैसे पंचवटी में हुई एक अजीब मुलाकात, जिसमें वासना, उपहास और अहंकार शामिल थे, वो एक अपमानजनक मजाक और एक बर्बर सजा में बदल गई। और कैसे इस एक घटना ने एक महाकाव्य युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत टकराव जब अहंकार और अपमान से भरे हों तो वो बड़े और विनाशकारी संघर्षों में बदल सकते हैं। हाँ, ये हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों और कार्यों के परिणाम अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूर तक जाते हैं और एक छोटा सा मजाक भी कभी-कभी एक युद्ध की शुरुआत कर सकता है। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। कल्पना कीजिए, अगर राम ने शूर्पणखा के प्रस्ताव को विनम्रता और दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया होता, बिना किसी मजाक के, तो क्या होता? क्या रामायण की कहानी कुछ और होती, या शायद कोई और ही कहानी होती?